ओके वेल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने इन डेप्थ मल्टीपल वेज से देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उसकी आइडेंटिटीज़ क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यूजेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम्पल एंड सेशन कवर करते आ रहे हैं। इस सेशन पे हम जानेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन है वो बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ द विजुअलाइजेशन किस तरह से दिखते हैं, उनके रेंज, डोमेन और पीरियड वैल्यूज़ क्या होती है, और विजुअलाइजेशन के रिस्पेक्ट से इन फ्यूचर जब इस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस हमें इन अ फॉर्म ऑफ दी क्वेश्चंस दिखेंगे तो विजुअलाइजेशन के फॉर्मेट पर और क्वेश्चंस के फॉर्मेट पे उसे समझना, उसे सॉल्व करना हमारे लिए आसान रहेगा। स्पेशली अगर हम फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे होते हैं या कैलकुलस से रिलेटेड, वहाँ पर इन विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली और अपकमिंग वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद रहेंगी। फादर हुसैन सीए से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fatherhusaincs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पर एक्सपर्टीज़ लेवल तक अपने आप को देखना चाहते हैं तो यूडेमी पे इस वक्त मेरा एक कोर्स मौजूद है जो आर प्रोग्रामिंग फॉर द कंप्लीट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग अप्रोचेस के साथ मौजूद है। 10 घंटों से ज़्यादा ड्यूरेशन पर यह कोर्स है एंड आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड द डेटा एनालिस्ट इन एनी फॉर्म। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हमने डिस्कस किया तो वहाँ पर हमने बात की थी यूनिट सर्कल की, यानी एक ऐसे सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, फिर उसमें इनसाइड हमने राइट एंगल ट्राइंगल के डिफरेंट फॉर्मेट्स को यानी साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को डिस्कस किया था। सो द सेम लॉजिक अगर हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते थे तो उस यूनिट सर्कल पे हमने देखा था कि 4 कोऑर्डिनेट्स पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट तक का जो एरिया होता था वो पाई होता था, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट तक वो एरिया कन्वर्ट हो जाता था 2 पाई पर। विच मीन जब मैं एक सर्कल को, यूनिट सर्कल को कम्प्लीटली ड्रॉ करूंगा तो वो 2 पाई के बराबर होगा या इन अ फॉर्म ऑफ द डिग्री 360 के बराबर होगा। फिर इसी फॉर्मेट पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता था, उसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पर लेकर चलते थे। कॉस थीटा एक्स एक्सेस जबकि साइन थीटा वाई एक्सेस होता था, जिसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पर रिप्रेजेंट करते थे, और सारी चीज़ें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पर उसकी वैल्यूज डाली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक कंप्लीट एरिया कवर्ड करेंगे तो वो 2 पाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर जब हम साइन थीटा विच मीन फंक्शन एफ ऑफ एक्स जिसको हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर वाई इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है विच मीन एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन को यानी साइन थीटा को फंक्शन के फॉर्मेट पे जब विजुअलाइज किया जाएगा तो वो इस तरह से कर्व फॉर्म पर होता है। अब हम इसे किस तरह से समझ सकते हैं कर्व फॉर्म को? देखें, थोड़ी देर के लिए तो आप इग्नोर करें इस माइनस पार्ट को। आप इनिशियली ये अज्यूम करें कि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। 0 से स्टार्ट होने का मतलब है कि वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाफ सर्कल का मतलब है पाई, तो ये हो गया पाई और ये हो गया कंप्लीट, यानी एक जो रोटेशन है कंप्लीट वो 2 पाई की बराबर रहेगी, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वो वैल्यूज उसमें ऐड होती जाएंगी एंड सो ऑन, ये वैल्यूज जाएगी। अब नेगेटिव साइन को अगर देखा जाए तो जिस तरह ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे चल रही है, अगर मैं वाई एक्सिस के इस तरफ आ जाऊंगा तो यहाँ से वाई कोऑर्डिनेट शुरू हो जाएंगे, यानी ये कंप्लीट फंक्शन नेगेटिव साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा, जिस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया गया था। ओके, अब जब हम एक कर्व की बात एक साइड की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जो कंप्लीट हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हाफ रोटेशन को, और ये वो एरिया है जो रेस्ट ऑफ द 2 क्वाड्रेंट पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सिंपल डोमेन इनकी ऑल वैल्यूज हैं, ऑल रियल नंबर्स के अंदर इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक्स की वैल्यूज कोई भी रखी जा सकती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीरियड -1 से +1 के दरमियान है, आई मीन रेंज, ठीक है। रेंज से मुराद ये है कि ये वाई एक्सिस की वैल्यू, यानी वाई एक्सिस की वैल्यू +1 से -1 के दरमियान रहेगी, और उसका कंप्लीट जो पीरियड है, ठीक है, यानी 1 पीरियड की जो बात हो रही है वो 2 पाई के बराबर है, जो अभी हमने यहाँ पर देखा भी। अब सेकंड हमारे पास कॉस थीटा है, यानी अगर कॉस थीटा को इन अ फॉर्म ऑफ द फंक्शन लिखा जाएगा तो एफ ऑफ एक्स, और जिसे वाई से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस फंक्शन की विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह से होगी। अगर मैं सिंपल साइन एक्स की बात करूं तो वो इस तरह से वेव की फॉर्म पर होता है, और जब हम कॉस एक्स की बात करते हैं तो कॉस एक्स ऑलमोस्ट एक कोन की शेप पे होता है, लाइक दिस जो मैंने यहाँ पर बनाया, ठीक है। हम सबसे पहले इग्नोर करेंगे नेगेटिव पार्ट को, ठीक है, और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब वाई जो एक्स कॉस एक्स है वो ऑल वैल्यूज यानी ऑल रियल नंबर पर इसकी डोमेन मौजूद है। डोमेन से क्या मुराद है? फंक्शन की जो वैल्यूज रखी जाए तो उस पर उसकी रेंज वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, यानी एक्स की वैल्यूज इनिशियली क्या होनी चाहिए, वो डोमेन को रिप्रेजेंट करती है। इन सिंपल एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है और फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एफ ऑफ 1 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, ये डोमेन है, और जो वैल्यूज यहाँ पर आ रही होती है वो उसकी रेंज कहला रही होती है। ओके,
तो ऑल वैल्यूज़ है, रेंज इसकी -1 से +1 के दरमियान है, ये +1 है, ये -1 है, ये इसकी रेंज है, और ये हमारा एक्सेस एरिया है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का एरिया हाफ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, सॉरी दिस वन, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंप्लीट पीरियड 2 पाई है, ठीक है, और ये इस तरह से कोन शेप पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इन फ्यूचर इन दोनों को हम मल्टीपल जगहों पर इस्तेमाल होता हुआ भी देखेंगे। ओके, द थर्ड वन, tan theta, which mean tangent. If the functions represented in a form of the y equal to tan x, which mean there is a restriction. हम जानते हैं कि tan x को sin upon cos के फॉर्म पर लिखा जा सकता है। जब sin upon cos के रेशो की फॉर्मेट पर इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा तो इसकी कुछ डोमेन वैल्यूज़ पर रिस्ट्रिक्शन होगी। यानी cos की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यानी अगर मैं इन शॉर्ट s अपॉन c लिख रहा हूँ tan को, तो अगर ये c की वैल्यू 0 हो जाए तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्यों ना हम यहाँ पर बता दें कि x की वैल्यू पाई डिवाइड बाई 2 प्लस n ऑफ पाई नहीं होनी चाहिए, या इन अ फॉर्म ऑफ द ट्रिग्नोमेटिक्स ये स्पेसिफिक वैल्यूज डोमेन पर मिसिंग रहेगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। यही वजह है कि जब हम tan h को विजुलाइज करते हैं तो विजुलाइज करते वक्त इसके जितने भी पीरियड्स बनते हैं, ठीक है, यानी कंप्लीट रेंज होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाई बन रहे होते हैं। यानी इन अ फॉर्म ऑफ द, अगर आप डोमेन देखें सर्कल फॉर्म पर, तो वो सिर्फ हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर होता है। इसकी वजह ये कि जैसे ही हम इस रेंज पे पहुंचते हैं, इस रेंज पे, वहां पर आपका फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो अब जब आप फंक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये 0 वैल्यू है, ठीक है, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगी वैल्यू। यानी रेंज को मैं कह सकता हूं कि ये एरिया -∞ को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वैल्यूज इस तरह से जा रही है वो +∞ को, ठीक है। जबकि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है देखें अनडिफाइन है, ठीक है, जिसको हम एसिम्प्टोटिक्स या एसिम्प्टोट्स भी कह रहे होते थे कैलकुलस लैंग्वेज के अंदर, जो हम प्रीवियस सेशंस पे जान चुके हैं एसिम्प्टोट्स के हवाले से कि वो क्या होता है। यानी आपका जो फंक्शन है वो उस लाइन को फॉलो कर रहा होता है ऊपर, लेकिन टच नहीं कर रहा होता, ठीक है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जहाँ पर जब मैं इसको रिपीट करता रहूँगा, जैसे यहाँ पर एक ही दफ़ा दिखाया गया है लेकिन ये वैल्यूज़ रिपीट होती रहेगी, इसी तरह से ये वैल्यू भी रिपीट होती रहेगी। तो ये जो फंक्शन है जो इस यहाँ पर मौजूद है, मैं इस पर एक आर्क बना रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस मिसिंग के बाद यहाँ पर आ गई एक और, फिर इसी तरह से यहाँ पर आ गई मिसिंग, एंड सो ऑन, इस तरह से ये एक्स एक्सिस पे वैल्यूज चलती रही। तो इन सिंपल जब हम इस कर्व के फॉर्म पर फंक्शन को देखते हैं तो ये एक टेंजेंट h फंक्शन को x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके डोमेन पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, विच मीन x इज नॉट इक्वल टू पाई अपॉन 2 प्लस n ऑफ पाई, या n से मुराद +1 -1 कुछ भी हो सकता है, एंड सो ऑन अदर वैल्यूज भी हो सकती है, क्योंकि वही वैल्यूज होगी जहां पर जाकर आप अपनी वैल्यूज को अनडिफाइंड देख रहे होंगे। ओके, अब अगर हम इन तीनों को समझ जाते हैं तो इस तीन के बिहाफ पर जो रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं 1/sin, 1/cos और 1/tan, उसे भी समझना हमारे लिए आसानी रहेगा। अब अगर आप 1/sin देखो, ठीक है, 1/sin का मतलब है कि जब मैं साइन को ऊपर लेके चले जाऊंगा तो ये साइन नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव साइन x हो जाएगा। तो 1/sin में रिस्ट्रिक्शन n ऑफ पाई की है, यानी जब n ऑफ पाई के साथ वैल्यूज आएगी तो वहां पर हम रिस्ट्रिक्शन देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं साइन को 0 कर दूं, यानी इस वैल्यूज को 0 कर दूं जैसे मैंने tan h को किया, तो अब फंक्शन अनडिफाइन हो जाए। इसी तरह मैं cos को 0 कर दूं, फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप tan h को देखें 0 कर दें, वैसे तो मैं इसको अभी अब साइन अपॉन cos से कन्वर्ट करके cos अपॉन साइन लिखूंगा, लेकिन डायरेक्टली अगर tan h को कंसीडर कर दिया जाए 0 तो अनडिफाइन हो जाएगी। तो बिहाफ ऑफ दिस जब हम cosec x को यानी 1/sin x को फंक्शंस के फॉर्म पर प्लॉट करना शुरू करते हैं इन द रेंज ऑफ द -∞ to -1 एंड 1 to ∞, ठीक है, यानी आप एक रेंज देख रहे हो कि ये -1 की वैल्यूज है, यहाँ से लेकर मैं इस तरह से इनफाइनाइट जा रहा हूँ, और इसी तरह से +1 में यहाँ से मौजूद हूँ और यहाँ से इनफाइनाइट जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इस डोमेन स्पेसिफिक वैल्यूज पे आप देखें तो ये n/π है, ये भी n/π है, यहाँ पर फंक्शन आपका अनडिफाइन। n/π से मुराद ये है कि पाई, 2π, 3π, 4π, यहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइन रहेगा, विच मीन जब मैं कॉसेक की बात करता हूँ तो उसकी विजुअलाइजेशन इस तरह से होती है, और इसमें n ऑफ पाई वो वैल्यूज है जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन रहता है, और इसके जो पीरियड वैल्यूज हैं वो 2π है, यानी कंप्लीट ये रोटेशन सर्कल के कवर करता है। बिल्कुल इसी तरह से कॉसेक sec x भी करेगा जिसे 1/cos लिखा गया है। सेम लॉजिक के साथ इसमें जो रिस्ट्रिक्शन रहेगी वो डोमेन पर π/2 प्लस n ऑफ पाई पे होगी जैसे tan h पे थी, और जो रेंज है वो बिल्कुल कॉसेक की तरह चलेगा, जब रेंज भी कॉसेक की तरह होगा 2π। अब फर्क ये है कि हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसकी पोजीशन यानी शिफ्ट करेंगे इसे, ठीक है। शिफ्टिंग किस तरह से हो रही है, अगर आप देखो तो ये पॉजिटिव पार्ट इस तरफ था
और पॉजिटिव वाई एक्सिस था, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नेगेटिव नेगेटिव, इस तरह से ना। अब यहाँ पर देखो, तो जब हम 1/cos x को इनिशियली स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि ये +1 है, ठीक है, और इसी तरह से ये -1 है, ठीक है, इसी तरह से ये +1 है। तो यहाँ से +1 से वैल्यूज इनफाइनाइट तक जा रही है दोनों डायमेंशन पे, यहाँ पर -1 से इनफाइनाइट तक जा रही है, यहाँ पर +1 से इनफाइनाइट की वैल्यू जाएगी। इसका मतलब है हमेशा ये अपना जो पीरियड है 2π वो कवर्ड कर रहा है। 2π कवर्ड करने का मतलब ये दोनों तरफ से वो चीज़ों को देख रहा है, यानी इस पार्ट से भी, ठीक है, और इस पार्ट से भी, दोनों तरफ से। यही वजह है कि इसके दो शेप्स हैं, अगर आप देखो यहाँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और इसी तरह से ये सोन अगर चलते जाएंगे तो मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें आती रहेंगी। होप यू अंडरस्टैंड कि विजुअलाइजेशन किस तरह से हो रही है और उसकी रीडिंग किस तरह से की जा रही है। एंड द लास्ट वन इज अ कॉट, जिसको हम 1/10 लिखते हैं। 10 का मतलब है साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस को मैं कॉस अपॉन साइन लिखकर, यानी जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। तो कॉस अपॉन साइन होने का मतलब है कि साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जब साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए तो थोड़ी देर के लिए अगर आप कवर करो या देखो तो यहाँ पर वही डेफिनेशन बन जाएगी जो कॉसेक के डोमेन के लिए बनी थी, जो कॉसेक के सिर्फ डोमेन की बात कर रहा हूँ, जो कॉसेक के डोमेन के लिए बनी थी, ठीक है। वही चीज़ आ जाएगी कि यहाँ पर x की वैल्यू nπ नहीं होनी चाहिए, यानी दिस वन, ठीक है, पाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अब जब मैं 1/10 को यानी कॉस अपॉन साइन को रिप्रेजेंट करता हूँ तो दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज के बिहाफ पर इस तरह से इनकी टेंजेंट वैल्यूज कॉट वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही होती है, ठीक है। ये अगर 0 है तो यहाँ से वैल्यूज इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है, यहाँ से इन्फाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी, ये नेगेटिव का इन्फिनिटी, नेगेटिव का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी, नेगेटिव का इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज वैल्यूज हो गई। जबकि आप पीरियड को यहाँ पर पाई पे देख रहे हो कि हमेशा पाई तक की वैल्यूज को ये हाफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन ऑफ पाई पर ये हमेशा मिसिंग रह रहा है, यानी ये रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर मौजूद है। तो इस तरह से हमने 6 फंक्शंस को डीपली अंडरस्टैंड किया कि यूनिट सर्कल को फॉलो करते हुए ये किस तरह से विजुअलाइज होती है, और इन अ फिजिक्स और इन एनालिटिकल ज्योमेट्रीज इन डेप्थ जब आप मल्टी वेरिएबल्स के साथ यूज़ करते हो ट्रिग्नोमेट्रिक्स को, तो वहाँ पर इनकी विजुअलाइजेशन बहुत ही यूज़फुल मैनर पर इस्तेमाल होती है। स्पेशली जब आप डीप लर्निंग पर जाते हो और डीप लर्निंग में एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ते हो तो tan h का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है, यानी टेंजेंट हाइपरबॉलिक, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए आगे इन डेप्थ पर जा रहा होता है। तो जब आपकी इन चीज़ों पर लॉजिक ग्रिप रहेगी, स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो हर चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना आपके लिए हमेशा आसान रहेगा। अब इन्हीं विजुअलाइजेशन को मैं एक जिफ इमेज से रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मीडियम वेबसाइट से, ताकि इसको समझना, अंडरस्टैंड करना विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट सर्कल हमारे लिए मज़ीद आसान रहे। ओके, medium.com पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और ए फंक्शन गाइड टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर रेसिप्रोकल के नाम से ये एक आर्टिकल मौजूद है। दैट्स अ वेरी बेस्ट आर्टिकल आई हैव सीन। आप इससे ज़रूर पढ़ें, आई हाईली रिकमेंड। लेकिन यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम इन विजुअलाइजेशन को समझ सकें। अगर आप इस राइट पार्ट को देखें, सेंटर पार्ट को, तो ये यूनिट सर्कल है। जैसे जैसे यूनिट सर्कल को आप कंप्लीट होता हुआ देख रहे हैं, साइन h के या साइन x के एम्पलीट्यूड को आप चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो साइन x का एम्पलीट्यूड इसके हाफ सर्कल से फिल होता है इस, और इसी तरह कंप्लीट सर्कल पे ये अपना कंप्लीट 2π रोटेशन कंप्लीट कर लेगा एज लाइक दिस। ओके, बिल्कुल यही चीज़ हमने देखी थी। इसके बाद हमारे पास cos x है, ठीक है, सॉरी नॉट दिस वन, दिस, ठीक है। तो cos में आप देख रहे हो सेम ये कोन शेप बना रहा होता है। तो कोन शेप के लिए ज़रूरी है कि ये यहाँ से यूँ जाए, और जैसे ये इस पॉइंट पर पहुँचे तो ये अपने आप को कंप्लीट कर ले, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा कोन शेप यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट इज़ अ फंक्शन। और जैसे जैसे आप उसको चेंज करते रहोगे पीरियड को, ये बार बार अपने आप को रिपीट करता रहेगा। द थर्ड वन tan h। तो tan h के अंदर हमने देखा कि रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, nπ पे। तो nπ पे देखो रिस्ट्रिक्शन आ रही है। जैसे जैसे ये शेप फॉर्म इस तरफ जा रहा है टेंजेंट, तो वो अनडिफाइन हो रहा है। जहाँ पर अनडिफाइन हो रहा है वो रुक जा रहा है, और जहाँ पर इनफाइनाइट हो रहा है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर चला गया और यहाँ पर मिसिंग है। ये वो मिसिंग वैल्यूज है जो अभी हमने फंक्शन से या स्लाइड पे भी देखा था। ओके, द नेक्स्ट वन इज cosec। तो cosec पे अगर आप देखो हाफ पर ये u बनाता है, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट के लिए ये नीचे की, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को वैल्यूज को लेके चल रहा है। देखो ये पॉजिटिव बनाया उसने, अब ये नेगेटिव यहाँ पर बनाया, यानी ये जो पार्ट था ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया, और ये भी इनफाइनाइट की तरफ चला गया। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वो +1 और -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट्स कूल। उसके बाद हमारे पास सेकंड है। अगर आप सेकंड को देखें, सेम लॉजिक के साथ सेकंड ड्राइव हो रहा है, ठीक है।
हाफ सर्कल पर एक पार्ट बनाता है और उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट को वो नीचे और फिर इसी तरह से आगे बनाता है, यानी एक्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ वाई एक्सिस पे चले जाते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव पे चले जाते हैं, बाकी वो पॉजिटिव की तरफ आने लगते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कर्व फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं। एंड द लास्ट वन हियर इज़ अ कॉट। कॉट जो है वो रेसिप्रोकल होता है कॉस अपॉन साइन का, जो भी हमने फंक्शंस पे भी देखा, और उसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर आप फॉर्म होता हुआ देख रहे हैं जो हमने पीपीटी में भी देखा था। So that's all about the trigonometric functions visualization separately। जब हम separately functions को visualize करना चाहते हैं तो वो functions किस तरह से visualize हो रहे होते हैं, और हमने properly उस चीज़ को understand किया। और जब हमें इस तरह के basic functions दिए जाएंगे तो I'm pretty sure कि आप उसे visualize करके भी समझ सकते हैं, उसकी domain values, उसकी range values तमाम बता सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पर covered भी किया। तो फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इसी तरह से जुड़े रहें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। नेक्स्ट सेशन पे मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम जान सकेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स स्पेशली फॉर द कैलकुलस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग या डेटा साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सी यू देयर।